पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब जो इसका आगे वाला पार्ट है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर जो प्राचीन काल में भी थे और बुद्ध काल में थे, आगे आने वाले समय मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, हर्षवर्धन काल में, तो आगे आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण नगर थे उनके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर। शुरू करते हैं अयोध्या से। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का महत्व यही है कि इसका अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। ठीक है। और देखिए, प्राचीन भारतीय नगरों में अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। तो वेद क्या कह रहे हैं? वेदों में ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना किससे की गई? स्वर्ग से की गई है। यानी वेदों में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या फैजाबाद जिले में स्थित है। वर्तमान में अयोध्या जिला है, अयोध्या जिला बन चुका है। ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। रामायण काल में यह साकेत नाम से साकेत था और कोसल राज्य की पहले राजधानी थी। बुद्ध काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में हमने देख लिया कि वेदों में ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी यह बहुत ज्यादा संपन्न था और संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, राम भगवान की जन्मभूमि है। फिर क्या है बुद्ध काल में? अगर बुद्ध काल की बात करें, बुद्ध काल में कोसल राज्य के अंतर्गत अयोध्या आता था और कोसल राज्य दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी अयोध्या यानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है कि बुद्ध काल में जो कोसल राज्य था वो दो भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या यानी साकेत थी। फिर शुंग काल आया। शुंग काल में क्या हुआ? बुद्ध काल में दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। शुंग काल में एक लेख अयोध्या से मिलता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे पुष्यमित्र सिंह ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अयोध्या का महत्व गुप्त काल में था। गुप्त काल में भी अयोध्या यानी शुंग काल में दो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सिंह ने कराया। गुप्त काल में भी इसका महत्व था। कालिदास ने कई स्थानों कालिदास जो भी लेख लिखते हैं उसमें इसकी महिमा का उल्लेख करते हैं। गुप्त काल के बाद अयोध्या का महत्व घट गया। यानी जब गुप्त काल आया तो उसका महत्व घट गया। चीनी यात्री वेन ने इस नगर को उजड़ा हुआ पाया। चीनी यात्री जब वेन आया तो कहा कि वेन हर्षवर्धन के समय आया था और वो कहीं बड़ा उजड़ा हुआ है यार। तो जरूरी थोड़ी ना कि जो पहले अच्छा हो वो बाद में भी समृद्ध हो सकता है किसी कारणवश ढल गया हो। तो ह्वेन जब इसकी यात्रा पर आए यानी गुप्त काल के बाद जब अयोध्या का महत्व घट गया तो चीनी यात्री आए ह्वेन जब यहाँ का भ्रमण करने आए, देखा तो पाया कि ये उजड़ा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ग्रंथों में देखा था बड़ा महिमा मंडन किया गया था, लेकिन यहाँ उजड़ा हुआ पाया अयोध्या को। वह इस स्थान के लिए अयोमुख का उल्लेख करते हैं। वर्तमान समय में अयोध्या में रामायण काल का कोई भी अवशेष नहीं मिला। ये इस बात सही है, सबूतों के आधार पर कही जा सकती है कि जो रामायण में जो जिन चीजों का उल्लेख किया गया है वो अयोध्या में कहीं भी नहीं पाया गया है। वो न सबूत पाया गया न वो चीज पाई गई, कुछ नहीं पाया गया। हो सकता है कि रामायण के लिखने वालों ने इसकी कहानी तो सही हो लेकिन ये कहीं और की कहानी हो और कहीं और इन्होंने लगा दिया हो। तो लेकिन वर्तमान में भगवान राम को भव्य मंदिर यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। तो इसके क्या क्या महत्वपूर्ण चीज हो गई यहाँ पे? इसकी महत्वपूर्ण सबसे पहले चीज इसका वेदों में इसको ईश्वर का नगर बताया गया है। स्वर्ग से इसकी संपन्नता की तुलना की गई है। फिर ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, भगवान राम की जन्मभूमि के कारण इसका महत्व है। अगर बुद्ध काल की बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी अयोध्या साकेत थे, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। एक शुंग काल से संबंधित अगर बात करें तो एक लेख मिलता है जिसमें उसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उसके बारे में पता चलता है। कालिदास ने भी इसका महिमा मंडन किया हुआ है। गुप्त काल के बाद अगर बात करें तो इसका महत्व घट गया था। ह्वेन की जब यात्रा पे आए तो उन्होंने इसको उजड़ा हुआ पाया। और भगवान इसका अयोध्या से संबंधित अयोध्या में रामायण काल का कोई भी अवशेष वर्तमान में तो नहीं मिला है, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण वर्तमान में कराया जा रहा था जो अब हो गया है, पूरी तरह से हो गया है। दूसरा देखते हैं अहिछत्र। तो अहिछत्र क्या था? ये अहिछत्र पांचाल जो हमने जनपद पढ़े हैं ना, महाजनपद पढ़े हैं, तो महाजनपदों में अगर बात की जाए तो जो अहिछत्र था पांचाल महाजनपद था। पांचाल महाजनपद में अगर देखा जाए, जैसे ये पांचाल महाजनपद है इसको दो भागों में बांट दिया।
तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अहिछत्र, ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, ठीक है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखो, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अब इसको समझ इसकी पहचान, जो अहिछत्र है, इसकी पहचान बरेली स्थित रामनगर नामक स्थान से की जाती है। यानी अहिछत्र रामनगर में स्थित है, बरेली में। ये उत्तरी पांचाल की राजधानी था। महाभारत और पूर्व युद्ध काल के लिए यह प्रसिद्ध था। यानी महाभारत काल और पूर्व युद्ध काल, यानी बुद्ध से आने से पहले ये प्रसिद्ध है। महाभारत से पता चलता है कि द्रोण महाभारत से द्रोण ने पांचाल नरेश द्रुपद को हराकर अहिछत्र को अपने अधिकार में ले लिया। कोई पांचाल नरेश था, उसने द्रुपद को हराकर अपने अधिकार में ले। लेकिन जब उत्खनन हुआ तो पता चला, ये मुख्य पॉइंट है अहिछत्र से संबंधित। पहला क्या है? पहला ये है कि ये बरेली स्थित रामनगर नामक स्थान से इसकी पहचान की जाता है। ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। उत्खनन से क्या पता चला कि 300 ईसा पूर्व यहाँ एक बड़ी आबादी थी और भवन कैसे थे? कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। यानी पहला पॉइंट क्या है कि बरेली स्थित वर्तमान रामनगर के से इसकी पहचान की जाती है। उत्तरी पंचाल की ये राजधानी थी। उत्खनन हुआ तो पता चला 300 ईसा पूर्व के यहाँ साक्ष्य मिले और बड़ी आबादी यहाँ पे रहती थी। 300 ईसा पूर्व, वही मौर्य काल के समय। भवन कैसे? कच्ची ईंटों के बनते थे। फिर जब कुषाण काल आया तो भवन पक्की ईंटों से बनने लगे और पक्की ईंटों की दीवारों से इसको घेर दिया गया। और मित्र राजाओं के सिक्के भी यहाँ से मिलना चालू हो जाते थे। और कुषाण कालीन में क्या क्या मिला है? कटोरी में सुराही मिली है, हजारे, दवात, स्याही रखने वाला जो होता है, और लोहे तथा तांबे के उपकरण मिले हैं। ये सारी चीज मिले हैं। गुप्तकालीन एक मुहर मिली है जिस पर क्या अंकित है? यानी अहिछत्र से एक गुप्तकालीन मुहर मिली है जिस पर अहिछत्र मुक्ति अंकित मिला है, ठीक है। कुषाण काल से आरंभिक गुप्त काल तक, यानी कुषाण काल से लेकर जो गुप्त काल आया तब तक अहिछत्र एक समृद्ध नगर था। बाद के अवशेष बाद के अवशेष नगर के पतन के समय, यानी बाद में इसका पतन। उसके बाद हम देखते हैं अतरंगी खेड़ा को। अतरंगी खेड़ा एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और काली नदी के तट पर स्थित है अतरंगी खेड़ा। यहाँ पर उत्खनन कौन किया था? कनिंघम महोदय ने किया था 1861-62 में। और जब इन्होंने उत्खनन किया तो अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे ऊपर से हम खोदेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समय के साक्ष्य मिलेंगे। तो जो सबसे नीचे संस्कृति मिली है, साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पुराने हैं। फिर उसको उसके ऊपर जब मिट्टी उसके ऊपर भी आए तो उसके उसके बाद के साक्ष्य मिले। फिर उसके ऊपर देखे तो ऐसा साक्ष्य मिले। तो इस प्रकार से जब खोदेंगे तो ऊपर सबसे बाद वाली संस्कृति के साक्ष्य हमको मिलेंगे। तो ये पता चलता है कि जब अतरंगी खेड़ा का उत्खनन कनिंघम महोदय ने किया तो 4 प्रमुख सांस्कृतिक स्तर मिले जो अलग अलग काल, अलग अलग समय के थे। जो पहला काल पता चलता है कि कितना पुराना था, जो संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। तो जो स्तर था सबसे नीचे वाला, वो 2000 से 15000 ईसा पूर्व का काल निर्धारित किया जा सकता है। जो भी सामान मिले थे, बर्तन मिला था, गिरुए मृदभांड यानी बर्तन मिले थे। दूसरा जो संस्कृति थी वो 1450 से 1200 ईसा पूर्व के बीच उसका काल निर्धारण किया जा सकता है। तीसरी जो संस्कृति थी वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में उसका काल निर्धारण किया जा सकता है। जो भी सबूत मिले थे, बर्तन मिले थे, बर्तन मेन चीज मिलते थे क्योंकि बर्तन ही बचे थे। और उसके बाद में जो चतुर्थ संस्कृति कहते हैं, उस समय सबसे एडवांस हो चुका है। यानी बाद का तो एडवांस ही होगा। पहले फोन कितना खराब आता था, आज फोन कितना अच्छा आ रहा है। तो वैसे तो चतुर्थ संस्कृति को उत्तरी काले चमकीले पात्र यहाँ पे मिले, बड़े अच्छे पात्र बनाए यानी बर्तन बनाए जाने। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी की सबूत के बीच में इसके समय निर्धारित किया जा सकता है। यानी इसको देखते हैं तो कह रहे हैं कि अतरंगी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। खोज किसने की? खनन कनिंघम महोदय ने किया। 4 प्रमुख सांस्कृतिक स्तर मिले। एक मिला गैरिक पात्र परंपरा जहाँ पे गेरुए रंग के बर्तन होते थे। एक थोड़ा सा डेवलप हुआ काले लाल पात्र परंपरा, यानी काले लाल रंग से रंगा। अब आ गया चित्रित धूसर, यानी धूसर बढ़िया मटमैला तरीके से अच्छी तरीके से शेडिंग दे के चित्र बना के बनाया गया। फिर जब और बाद में आया तो काली चमकीले पात्र परंपरा आ गया। चित्रित भी होने लगे, फिर आगे चल के चमकीले पात्र होने लगे। तो देखिए इसके जो प्रथम सांस्कृतिक स्तर था गैरिक पात्र परंपरा के स्तर से गेरुए रंग के मृदभांड मिलते हैं। कुछ पात्रों में ऊपर चित्रकारी भी, कुछ कुछ में चित्रकारी मिल सकती है लेकिन उतनी अच्छी चित्रकारी नहीं होगी जो बात वाले में होगी।
इसमें क्या क्या मिला है? घड़े मिले हैं, पानी बर्तन रखने के लिए कटोरा मिला होगा, तसले मिले हैं, नांद मिले हैं जहाँ जानवरों को खाना खिलाया जाता है, मटके, कलश, ये सारी। इनका काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया जा सकता। और दूसरे का 1450 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच। अतरंगी खेड़ा के द्वितीय संस्कृति, जो द्वितीय संस्कृति के लोग थे, वो कैसे बर्तन एडवांस बना रहे, पहले गिरवे रंग के बनाते थे, अब काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों पर किसी प्रकार की इसमें चित्रकारी नहीं की गई थी, यानी पहले चित्रकारी कर रहे हैं, अब कोई चित्रकारी लाल काले ऐसे बना रहे। यहाँ पे साथ साथ मानव आवास के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ के निवासी अब भूरे रंग के चित्रित मधभांड बनाने लगे हैं, चाक पर बनाते थे, कुछ बर्तन हाथ से भी बनाते थे। इनका काल इतना डिसाइड किया गया है। ठीक है। फिर आज चतुर्थ संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे जो बर्तन है बहुत ज्यादा काले हैं, चमकीले चमकीले बनाए जाने लगे, यानी उन्नत हो गए। विशेष प्रकार की इनमें पालिश की जाने लगी, चाक पर तैयार किया जाने लगा। थाली, कटोरे, छोटे कलश, जो भी उस समय बर्तन यूज होते थे वो लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्राप्त हुए। इस संस्कृति का समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच में माना जाता है। तो अगला जो हम पढ़ते हैं काम्पिल्य के बारे में। तो हम देखे थे जो पांचाल महाजनपद था, पांचाल महाजनपद को उत्तरी वाले को उत्तरी पांचाल और दक्षिणी वाले को दक्षिणी पांचाल, उसकी उत्तरी वाले की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी वाले की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य थे। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो काम्पिल्य की बात करें तो फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। इसकी गणना प्राचीनतम नगरों में होती है। बुद्ध काल में यह दक्षिण पांचाल जनपद की राजधानी थी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? अगर सही पूछो तो इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी तट से लेकर चंबल था। ये महत्वपूर्ण हो गया। महाभारत के समय यहाँ ध्रुपद का राज्य होता था, और महाभारत में भी इसे दक्षिण पांचाल राज्य की राजधानी बताया गया है। एक यहाँ कुंड था, यानी कुंड है, इसकी खुदाई से मौर्यकालीन ईंटें, मंदिरों से कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चीनी यात्री हुएंसांग ने इस नगर की जब यात्रा की तो लिखता है कि वहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। काम्पिल जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैन तीर्थंकर विमलनाथ के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से ये संबंधित था। अनुश्रुतियों के अनुसार, यानी सबूत तो नहीं है लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का जन्म यहीं पर हुआ था। इसकी महत्ता जैसे हमारे काशी, उज्जैन, प्राचीन नगरों जैसी होती है। तो अगर एक लाइन में अगर पढ़ना हो तो क्या है कि काम्पिल्य क्या है कि इसको दक्षिणी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, और बुद्ध काल में दक्षिणी पांचाल महाजनपद की राजधानी से एक कुंड था, उसकी खुदाई से मौर्यकालीन ईंटें और मंदिर की मूर्तियां मिली है। जब हेनसांग यहाँ की यात्रा पर आए तो उन्होंने बौद्ध भिक्षु निवास करते थे ऐसा उन्होंने देखा। काम जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र था। जैन तीर्थंकर विमलनाथ की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। और काशी, उज्जैन प्राचीन नगरों की भांति इसको भी महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, अब अगला आता है कन्नौज, यानी कान्य कुब्ज जिसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है, और ये बहुत ही प्राचीन नगर है। इसका एक नाम, यानी कन्नौज को महोदय भी एक नाम मिलता है, यानी कन्नौज फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है, इसका एक नाम महोदय भी मिलता है। और महाभारत में कान्य कुब्ज को क्या कहा गया? विश्वामित्र के पिता जो गाधी थे उनकी राजधानी कहा गया। अब आई काम की बात कि यूनानी यात्री इससे परिचित थे, यानी आते थे यहाँ पर के। और चीनी यात्री जो फाहयान था, वो लिखता है कि यहाँ पे 2 बौद्ध विहार थे और एक स्तूप थे। उसने ऐसा देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल तक ये कोई महत्वपूर्ण नगर नहीं था, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी था क्योंकि यूनानी यात्री भी परिचित थे, यहाँ आते थे। और चीनी यात्री फाहयान, एक था वेनसैंग, एक था फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो वो लिखता है कि 2 बौद्ध विहार देखे थे, कि स्तूप देखा था। तो गुप्त काल तक कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन इसकी महत्ता इस 7वीं सदी से बढ़ी थी। पहले ये मौखरी वंश की राजधानी थी, फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, तब इसका महत्व। इसकी महत्व जब हर्षवर्धन ने अपना प्रभाव स्थापित किया, राजधानी बना ली, तो इसका महत्व सेम वैसे ही हो गया जैसे पाटलिपुत्र का मौर्य साम्राज्य के समय में था। इसकी महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। और हर्ष चरित्र में तो इसको कुश स्थल कहा गया है। इस ठीक है, यहाँ विशाल और समृद्धशाली ये नगर बन गया। आगे चल के यहाँ कई बौद्ध विहार और मंदिर बनाए गए, शिव सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए। यहाँ धर्म सभा का भी आयोजन करवाया जाता था हर्षवर्धन द्वारा। और जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो इस पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हो चुका था हर्षवर्धन के समय, तो इस पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और अंततः प्रतिहारों की ही इसमें विजय हुई। और प्रतिहारों ने इस पर विजय करके पुनः एक विशाल साम्राज्य की
बनाया और उसकी राजधानी इसको बना दिया। अनेक हिंदू मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया। आगे चलकर यह कुछ समय के लिए अंत में कन्नौज गढ़वालों के भी अधीन आया, जिसके राजा जयचंद्र थे, जिनको हराकर मोहम्मद घोरी ने ही कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हाँ, तो अगला नाम आता है नगर का काशी। तो वाराणसी और उसके आसपास के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र थे वो काशी महाजनपद के उस समय आते थे, वो काशी के अंतर्गत आते थे। काशी की नगरी की जो प्राचीनता है वो वैदिक युग तक जाता है। और बुद्ध काल की बात करें तो सभी राजाओं का, बुद्ध काल में अगर देखेंगे तो सभी राजा, जो भी यहाँ पे राजा हुआ उसका नाम ब्रह्मदत्त मिलता है। क्यों? कि जैसे जैसे रूस में कोई भी शासक है उसका नाम जार मिलता है, फ्रांस में लुई मिलता है, तो वहाँ यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि काशी में बुद्ध काल में किसी भी राजा का सामान्य नाम ब्रह्मदत्त मिलता है। ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जो प्रसिद्ध था। यहाँ क्या था, ये कोसल इसका पड़ोसी राज था, और कोसल और काशी के बीच में बड़े लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन कोसल अंत में विजय हुआ, और जब बुद्ध काल तक आते आते देखते हैं कि काशी भी कोसल का एक प्रांत बन चुका था। इसकी राजधानी थी वाराणसी। और महाभारत में क्या कहा गया है कि दिवोदास नामक एक राजा ने इसकी स्थापना की थी। ये शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। शिव के अनेक भक्त यहाँ पे, शैव धर्म का केंद्र होगा तो शिव भगवान के तो अनुयायी रहते ही होंगे, भक्त रहते ही होंगे। ये संस्कृत का केंद्र भी था, विद्वानों का जमघट लगा रहता था। और इसको 7 पवित्र मोक्षदायिका नगरियों में से एक माना गया है। अभिधान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, बताया गया है। और वेनसांग तो यहाँ तक कहता है कि शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बताया, यहाँ शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, असंख्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। हिंदुओं हाँ, तो इसका मुख्य मुख्य बात क्या है कि काशी का, वाराणसी और इसके समीपवर्ती भाग में ये फैला हुआ था। प्राचीनता वैदिक युग तक जाती है। बुद्ध काल में कोई भी राजा उसका नाम ब्रह्मदत्त मिलता है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद में ये शामिल था। इसका पड़ोसी था कोसल, उससे दीर्घकालिक संघर्ष चलता रहा। कोसल जीत गया और कोसल ने इसको अपना एक प्रांत के रूप में घोषित किया। इसकी राजधानी थी वाराणसी, और संस्कृत शिक्षा का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसको भारत की 7 प्रमुख मोक्षदायिका नगरियों में से एक कहा जाता है। इसको अविधान मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है। भेनसांग तो यहाँ तक कहते हैं शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, और ये यहाँ पे शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको आप देखते हैं ना, अभी भी है। असंख्य श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम्म। अब हम कुरु के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली मेरठ के भूभाग में शामिल था, यानी दिल्ली के आसपास जो मेरठ वाला क्षेत्र है वहां पे कुरु स्थित था, और ये एक महाजनपद में भी स्थित था। भूभाग में प्राचीन काल का कुरु महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर नगर भी इसी के अंतर्गत आता था। जातक ग्रंथों में इसकी परिधि कितनी 2000 मील बताई गई है। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरण्य था। और इस समय जो प्राचीन काल में इस जो, चलिए दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं पांचाल के बारे में, जो महानगर पढ़ रहे थे। तो पांचाल में क्या है, पांचाल कहाँ था? जो बरेली है, वर्तमान का बदायूं है, फर्रुखाबाद, इन जनपदों के आसपास का जो क्षेत्र था वो पांचाल शहर के अंतर्गत, नगर के अंतर्गत आता था। ये क्या था कि यहाँ के राजा महाभारत काल में कौन थे? द्रुपद राजा थे, और उन्हीं की कन्या का नाम द्रौपदी थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात करें तो ये एक महाजनपद था। पांचाल एक महाजनपद था। ये 16 महाजनपदों के अंतर्गत आता था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बटा हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? काम्पिल थी। कन्नौज या कान्यकुब्ज जिसको कहते हैं ना, तो वो भी इसी राज्य, पांचाल राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नगर था। इसका पड़ोसी राज्य कौन था? कुरु था। और ये दोनों राज्यों का एक संघ मिला, यानी कुरु, दोनों एक संघ मिलाकर होते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पांचाल महाजनपद में कहाँ से कहाँ तक का विस्तार था? इसका विस्तार की बात हिमालय की बात करें तो हिमालय के भाबर क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में चरमनवती नदी के उत्तरी तट के बीच में ये फैला हुआ था। यानी ये भाबर क्षेत्र मान लो इधर होगा, और ये चरमनवती नदी इधर होगी, इन दोनों के बीच में ये फैला हुआ है पांचाल महाजनपद। ऐसे करके पांचाल महाजनपद फैला हुआ है। तो अगर बात करें पांचाल महाजनपद के उत्तर में हिमालय, ठीक है, स्थित है, और दक्षिण में चरमनवती नदी में है। उत्तर में हिमालय के भाबर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में चरमनवती नदी के उत्तरी तट के बीच में जो मैदान है उसमें ये फैला हुआ है। इसके पश्चिम में क्या है? मत्स्य महाजनपद है, सूरसेन है, कुरु राज्य स्थित है, और पूर्व में नैमिषा अरण्य है। पांचाल जो है, अगर बात करें तो ये वर्तमान के रुहेलखंड का ही प्राचीन नाम है। जो हम रुहेलखंड जानते हैं वही पांचाल था। कनिंघम के अनुसार रुहेलखंड जो है वो उत्तरी पंचाल और दोआब दक्षिणी पंचाल था। शतपथ ब्राह्मण में क्या है कि
पांचाल की परिचका नामक नगरी का उल्लेख मिलता है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे एक परिचिका नामक नगरी थी, इसके बारे में पता चलता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए, सार रूप में देखें, तो पांचाल एक महाजनपद था जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जनपदों में फैला हुआ था। महाजनपद में से एक महाजनपद ये भी था, दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, दक्षिणी की राजधानी कामपिल थी। और कन्नौज या कान्यकुब्ज भी एक महत्वपूर्ण नगर था। इसका पड़ोसी राज्य था कुरु। दोनों राज्यों का एक संघ बना है, दोनों ने मिलकर आपस में एक संघ बना लिया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका विस्तार की बात करें तो हिमालय के भाबर क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में चरमनवती नदी के उत्तरी तट के बीच में जो मैदान था, उसके बीच में ये फैला हुआ था। पश्चिम में मत्स्य, सूरसेन, कुरु राज्य स्थित थे और पूर्व में नैमिषारण्य नामक नगर स्थित था। रुहेलखंड का ही प्राचीन नाम है। कनिंघम ने तो याद किया है कि जो रुहेलखंड है वो उत्तरी पांचाल है और जो दोआब है वो दक्षिणी पांचाल है, ये बात कही गया। अगला जो स्थान है वो पिपरहा है। ये बस्ती जिले में पड़ता है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। अब यहाँ क्या है, एक जब इसकी यहाँ पे एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है और उसका जब उत्खनन हुआ तो उसके अंदर बुद्ध की अस्थियों की मंजूसा मिली है। यानी मंजूसा यानी कि बुद्ध की अस्थियां ऐसे करके और कुछ अन्य वस्तुएं मिला करके ऐसे ढका गया और उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया गया। ऐसे करके ये स्तूप बना दिया गया, इनमें धातु मंजूसा रखी हुई थी। तो यहाँ पिपरावा बस्ती जिले में नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। प्राचीन बौद्ध स्तूप, उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियों की मंजूसा यहाँ से मिली है, जो पत्थर से निर्मित है। ब्राह्मी लिपि अर्थात धम्म लिपि का एक लेख भी मिला है, जिससे पता चलता है, यानी एक लेख में मिला है, यानी अस्थियों की मंजूसा तो मिल चुकी जो कि पत्थर के केस में निर्मित थी। और उसके साथ साथ एक चीज ये पता चला, एक लेख मिला, उससे पता चला कि इसका निर्माण शाक्यों ने कराया था। फिर इसका व्यास दिया गया है 119 फीट, ऊंचाई दी गई है 21 फीट। और मंजूसा के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी गई थी, जैसे कुछ मूर्तियां हैं, रत्न है, ठीक है, नीलक है, शंख, ये भी मिलते हैं। इनकी बनावट अत्यंत कलात्मक है और जो भी मूर्तियां, आभूषण मिले हैं वो उस समय के स्वर्णकार और जौहरियों की कलात्मक निपुणता को दर्शाते हैं। ये पिपरावा जो बौद्ध स्तूप है उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कराया गया था। यानी बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उस परिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद उनके दाह संस्कार करने के बाद में जो उनके अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट करके बुद्ध से संबंधित जो लोग थे, जो जुड़े हुए लोग थे, उनमें गणराज्य आते थे, कई अन्य भी आते थे, उनमें बांट दिया गया। तो उन्हीं में से एक थे शाक्य। तो पिपरहवा में इन्होंने बना दिया था, परिनिर्वाण के बाद एक स्तूप बनाया था, जिनको 8 मौलिक स्तूप इन्हें कहते हैं। अब इन्हीं 8 स्तूपों में से जो चीजें मिली थी उनको बौद्ध जो सम्राट अशोक थे, कहा जाता है कि उन्होंने इन्हीं की मंजूसा निकाल करके 84,000 स्तूप बनाए थे, ऐसा कुछ आता है। तो निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कराया गया था। शाक्यों ने उनके शरीर की धातु प्राप्त करके, शरीर धातु का एक भाग प्राप्त करके इसको बनवाया था। इस समय स्तूप के अवशेष तथा मंजूसा, जो भी स्तूप के अवशेष थे, वो मंजूसा थे, वो लखनऊ के संग्रहालय में अभी भी संरक्षित है, सुरक्षित है। ठीक है, तो सार रूप में अगर देखें तो सारांश में पिपरहवा का है, बस्ती जिले में नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक बौद्ध स्थल है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप और उसके भीतर रखी हुई धातु मंजूसा मिली है, यानी हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और एक लेख मिला है जिस पर पता चलता है कि शाक्यों ने इसको बनाया था। और मंजूसा के साथ में अन्य चीजें, मूर्तियां, रत्न, पुण्य, नीलक, शंख, ये सारी चीजें मिली हैं। और ये उन 8 मौलिक स्तूपों में से है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कराया गया था। शाक्यों ने क्या किया था, उनके शरीर की मंजूसा धातु प्राप्त करके इसको बनवाया था। ये अभी कहाँ संरक्षित है, लखनऊ संग्रहालय में ये सारी चीजें संरक्षित। इसके बाद आता है प्रयागराज या प्रयाग। ये अति प्राचीन समय से ही हिंदुओं का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है, जो गंगा यमुना के दोआब पर स्थित है। यहाँ पे अदृश्य सरस्वती नदी भी मानी जाती है। इसको तीर्थराज भी धर्म ग्रंथों में कहा गया है। इसका प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे पवित्र तीर्थ बताया गया है, महात्मय भी इसको कहा गया है। यहाँ तो ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ जो प्राचीन काल में इसको मान्यता ये थी कि यहाँ पे जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, ऐसी मान्यता यहाँ पे थी।
ठीक है। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, इसको महात्म्य कहा गया है। रामायण में तो बताया गया है कि यहाँ पे भारद्वाज आश्रम था, ऋषि दुर्वासा हो गए, भारद्वाज इनकी ज्ञान स्थली रही। यहाँ पे अनेक महाभारत रामायण काल में पुराणों में ये बताया गया है कि यहाँ अत्यधिक घने वन थे। ये पता लगता है कि रामायण और महाभारत के समय में यहाँ कोई प्रसिद्ध नगर नहीं था, बाद में इसका विकास। बुद्ध काल की बात करें तो ये वत्स महाजनपद या वत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। सम्राट अशोक ने यहाँ पर अपने लेख कौशाम्बी, देखो सम्राट अशोक का एक अभिलेख यहाँ पे पाया गया है। वो मूलतः तो कौशाम्बी में था, लेकिन उसको बाद में जहांगीर अकबर के समय में जहांगीर ने उसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। तो मौर्य सम्राट अशोक ने एक लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त ने भी अपनी प्रयाग प्रशस्ति यहीं पे खुदवाई थी, उसी में खुदवा दिया था। विष्णु पुराण से ये सूचित मिलता है प्रयाग को तीर्थ के रूप में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यहाँ पे स्नान आदि का बहुत महत्व होता था। हर्षवर्धन यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। यहाँ पे राजा धंग, गांगेयदेव, रामपाल, उत्तरगुप्त नरेश थे, कुमारगुप्त, उन्होंने यहीं पर प्राणोत्सव किया था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। या ऐसा माना जाता था कि यहाँ मरने वाले को स्वर्ग में पुनर्जन्म होता है, सीधा स्वर्ग जाते हैं। प्राचीन काल में तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता थी। आगे मध्यकाल में अकबर ने इसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा दिया। तो सार रूप में फिर से देखें तो यही है कि जो प्रयागराज है गंगा यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। अदृश्य सरस्वती नदी भी जाना जाता है। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल प्राचीन काल से रहा है और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान आदि का बहुत महत्व था प्राचीन काल से ही। तीर्थ के रूप में इसको माना, विष्णु पुराण में तो इसको तीर्थ के रूप में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी, स्नान आदि का बहुत महत्व था। हर्षवर्धन यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। महत्वपूर्ण कई राजा थे, उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी, यानी प्राणोत्सर्ग यहीं पे किया था। कौन सा? धंग, गांगेयदेव, रामपाल, उत्तरगुप्त नरेश, कुमारगुप्त ने भी यहीं पे किया था। और ऐसा माना जाता था, मान्यता थी कि यहाँ मरने वालों को स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है, सीधा स्वर्ग जाते हैं। बुद्ध काल में क्या था कि ये वत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। मौर्य सम्राट जो अशोक थे ना, उनका एक स्तंभ लेख जो था वो यहीं से पाया गया, इलाहाबाद के किले में है। वो अशोक ने बनवाया था कौशाम्बी में, लेकिन उसको जहांगीर लेके आ गए थे यहाँ पे। उसी पे समुद्रगुप्त के भी लेख अभिलेख क्या कहते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति, इसी में खुदी हुई है। रामायण, महाभारत, पुराणों में भी इसको महात्म्य कहा गया है। भारद्वाज आश्रम यहाँ पर स्थित था। ऋषि भारद्वाज और दुर्वासा ऋषि की भी ज्ञान स्थली रही थी। इस प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण एक नगर है वो है बसखेड़ा। बसखेड़ा का जो अभिलेख, एक बसखेड़ा से एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमको हर्षवर्धन काल या हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय की महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलती हैं। ये बसखेड़ा से कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है? शाहजहांपुर वर्तमान में स्थित है, वहाँ से मिलता है। और ये इसकी तिथि निर्धारित की गई है कि 628 ईस्वी का लेख मिला है। ठीक है। और हर्ष के शासन के विषय में इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इसमें उसके यानी हर्ष के कई प्रदेशों के बारे में बताया गया है। उनके पदाधिकारी होते थे, उनके नाम दिए गए, यानी कई प्रदेश हैं, पदाधिकारी, उनके नाम बताए गए इस लेख से। अहिछत्र प्रदेश, इस लेख के अनुसार अहिछत्र प्रदेश के अंगदिया के विषय में स्थित मरकट सार नामक ग्रामीण, मतलब दान में दिए जाने का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, कि कई एक गांव है उसको दान दिया गया था। यह लेख से और भी पता चलता है, बसखेड़ा लेख से क्या पता चलता है, जो शाहजहांपुर में पाया गया, कि इसके बड़े भाई थे, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। बाद में देवगुप्त का दोस्त था गौड़ शासक शशांक, उसने क्या कहते हैं, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। बसखेड़ा लेख है, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसकी पुष्टि यानी क्रॉस वेरीफाई करना हुआ है। कैसे? कि आजमगढ़, वर्तमान में जो मऊ जिला है, वहाँ से मधुबन के लेख से भी होती है, कि मधुबन लेख में भी वही जानकारी दी गई है जो बसखेड़ा लेख में मिलती है हर्षवर्धन के समय के काल के विषय में। बसखेड़ा लेख में हर्ष की वंशावली भी दी गई है, कि इसके बाद कौन कौन शासक हुए, उसके मूल पुरुष या पुत्र पुण्य भूत का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अन्य वंशावली इसमें दी गई। बसखेड़ा जो अभिलेख है कि मुख्य विशेषता है कि जो बसखेड़ा लेख की मुख्य विशेषता है कि जो हर्षवर्धन थे उसके स्वयं के हस्ताक्षर इसमें मिलते हैं, जो मूल हस्ताक्षर के अनुरूपी है। सारांश में देखें तो हम पाते हैं कि बसखेड़ा जो है वो शाहजहांपुर में एक लेख मिला है, 628 ईस्वी का है। और इसमें हर्षवर्धन के समय के जो कई प्रदेश थे, अधिकारी थे, उनके नामों का पता चलता है। कई गांव थे। ठीक है। मरकट
सार नामक गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जो विद्वान लोगों को दान दिया जाता था। ये बताता है कि जो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, तो मालवा के शासक के ऊपर जब अटैक किया, देवगुप्त के ऊपर उनकी हत्या कर दी, तो उन्हीं का एक दोस्त था शशांक, गौड़ नरेश था, और उसने इनकी हत्या कर दी। फिर इसका जो भी इसमें लिखी गई है वो इसकी पुष्टि होती है आजमगढ़, जो वर्तमान में मऊ में भी एक अभिलेख मिला है, मधुबन के लेख के नाम से जाना जाता है, आजमगढ़ में मिला, उससे होती है। बसखेड़ा हर्ष की वंशावली की भी इसकी जानकारी मिलती है। बसखेड़ा लेख से इसमें स्वयं हर्षवर्धन के हस्ताक्षर का भी पता चलता है, जो मूल हस्ताक्षर की ही प्रति मानी जाती है। तो आगे चल के हम देखते हैं भीतर गांव, जो कानपुर नगर में स्थित है। कानपुर नगर में एक छोटा सा गांव है, हम लोग गए थे एक बार घूमने, तो वहां पर है। तो ये बताया जाता है कि जो भीतर गांव में मंदिर है वो गुप्त कालीन है। सुंदर एक मंदिर बना हुआ है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर ईंटों से निर्मित है। इसकी विशेषताएं क्या है? भगवान विष्णु को किस को समर्पित है? ईंटों की सहायता से बनाया गया है। ये गोल चबूतरे पर बनाया गया है, यानी एक गोल चबूतरा है, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। इसको जो मंदिर का बाहरी भाग है, भीतरी भाग है, पूरी तरह से बाहरी भाग, भीतरी दीवारें पूरी तरह से कलापूर्ण है, चित्रात्मक है, मूर्तियां उकेरी गई हैं। बाहर क्या है? चारों तरफ चतुर्दिक ताखे बने हैं, जो जहाँ पे पहले के समय में देखे होंगे गांव में दिया रखने के लिए बनाया जाता था ताखा। तो उसी उसी तरह इसमें ताखे बने हुए हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई हैं, जहाँ पे रामायण महाभारत पुराण से संबंधित कई चित्र उकेरे गए हैं। शीर्ष भाग तो अभी नष्ट हो गए, लेकिन फिर से बना दिया गया था, उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। भीतर गांव का मंदिर अपनी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी से सीख लेकर इसी का प्रभाव कालांतर में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनवाए गए कन्नौज, ग्वालियर आदि मंदिरों पर भी पड़ा। इसमें शिखर जो है वह चैत्याकार मेहराब में बनाए गए हैं। यानी चैत्य होता है जो बौद्ध धर्म से जब संबंधित एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल होता है। तो शिखर में चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मेहराब बनाए गए हैं। उसमें बाहरी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश आदि, वराह, दुर्गा, नदी देवता आदि की मर्द मरण मूर्ति यानी मूर्तियां उकेरी गई हैं। भव्य और आकर्षण रचना है। पत्थर मेहराब का यह प्राचीनतम उदाहरण है। इससे पहले पत्थर मेहराब का नहीं प्रयोग होता था। सार रूप में कहें तो भीतर गांव कानपुर नगर में स्थित है। कानपुर नगर में करीब 20-25 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ गुप्त काल में एक भव्य मंदिर बनवाया गया था, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ये ईंटों का बना हुआ है, चबूतरों पर निर्मित है, और बाहरी भाग और भीतरी भाग में कलाकृतियां उकेरी गई हैं। ताकों पर मिट्टी की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो रामायण महाभारत पुराण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दृश्य होते हैं उनको दर्शाया गया है। आगे चलकर इस वास्तुकला का प्रभाव कालांतर में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा बनाए गए कन्नौज, ग्वालियर के मंदिरों पर भी पड़ा। इसका जो शिखर है वो चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। शिखर में बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवता जैसे गणेश आदि, वराह, दुर्गा, नदी देवता आदि की मरण मूर्तियां रखी गई हैं। इसका क्या है, एक उदाहरण क्या है कि इस विशेषता यह है कि पत्थर मेहराब का ये प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत कर। अगला जो है वो भीतरी है। एक हमने भीतर गांव देखा है, एक भीतरी है। भीतरी पड़ता है गाजीपुर में। ये गुप्त वंश के शासक कुमार स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है। स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूण और स्कंदगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ था, उनको हराया गया था हूणों को। उसके बारे में इस लेख है उससे पता चलता है। कहाँ पर है? तो भीतरी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के पास भीतरी नामक स्थान से गुप्त काल के अनेक अवशेष मिले हैं। यानी लेख ही नहीं मिला, अनेक अवशेष मिले हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है सम्राट स्कंदगुप्त का लेख। यानी अनेक अवशेष मिले हैं, लेकिन जो स्कंदगुप्त का लेख है वो महत्वपूर्ण है, जो बलुए पत्थर से बनाया गया है। शीर्ष भाग पर विष्णु की प्रतिभा पहले थी, लेकिन अब वो नष्ट हो गई है। स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का इससे ज्ञान होता है। पता चलता है कि स्कंदगुप्त और हूणों के बीच में, ये गलत लिखा है, हूणों के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त ने भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति यहाँ स्थापित करवाई थी, ठीक है, और उसके लिए एक ग्राम भी दान में दे दिया था। इसकी तिथि इसमें वर्णित नहीं है, जो ये लेख दिया गया है उसमें कोई तिथि वर्णित नहीं है। स्कंदगुप्त के जीवन की आरंभिक परिस्थितियों को पता चलता है, जब वो बड़ी आरंभिक अशांतमय परिस्थितियों का इससे पता चलता है। लगभग 455 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। इसमें विभिन्न गुप्त शासकों के कालक्रम, उनकी वंशावलियों की भी जानकारी मिलती है। 19 पंक्तियों में लिखा गया। अगर सार रूप में देखें तो भीतरी गाजीपुर जिले में स्थित है, और गुप्त काल के अनेक अवशेष मिले हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख। इसमें शुरू कहाँ 19 पंक्तियों में है, और शुरू होता है विभिन्न गुप्त शासकों के कालक्रम
से स्टार्ट होता है, जहाँ पे विभिन्न गुप्त शासकों की वंशावलियों को वर्णन किया गया है। इसका जो काल है वो 455 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण करवाया गया था, और इससे ये बलुए पत्थर से निर्मित कराया गया था। विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा पहले थी, लेकिन अब वो नष्ट हो गई है। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त और हिरण्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, उसमें उसने उसको हरा दिया था, स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। और यहाँ पे विष्णु की भी एक विशाल मूर्ति निर्मित करवाई गई थी, एक ग्राम दान में दे दिया गया था। ये सारी चीज़ों की जान आगे पढ़ेंगे हम मथुरा के बारे में। मथुरा को माना जाता है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। ये प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नगरी थी। रामायण के अनुसार ये कहा जाता है, एक तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है, प्राचीन नगरी है। दूसरा, रामायण में कहा गया है कि मधु नामक एक दैत्य थे, उसने इस नगर की स्थापना की थी, मधुपुर इसको कहा गया था। ये अनुश्रुतियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है। महाभारत के समय में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद में भी ये शामिल था मथुरा। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र था, जिसने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी बौद्ध बुद्ध काल, इसको महाजनपद काल भी कहते हैं। यहाँ का शासक महाजनपद काल में कौन था? अवंतीपुत्र था। उसने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। और मौर्य काल में ऐसा कहा जाता है कि यह कृष्ण उपासना का केंद्र था। मेगस्थनीज ने इसको मेथोरा कहा है। जैन साहित्य भी इसमें भी इस नगर को समृद्ध होने का वर्णन मिलता है कि बड़ा समृद्ध था। शुंगों के समय में यह प्रसिद्ध नगर था। गार्गी संहिता के अनुसार क्या बताया गया? गार्गी संहिता में इसको यवनों ने जीता था। यहाँ शक क्षत्रपों ने शासन किया। महाक्षत्रप सोडास यानी 16वां का लेख यहाँ से मिलता है। उसने यहाँ एक सिंह शीर्ष स्तंभ निर्मित करवाया था। कुषाण काल में, आगे चल के कुषाण काल में यहाँ कला की एक स्वतंत्र यानी मूर्ति निर्माण कला की एक स्वतंत्र शैली का विकास हुआ था, जिसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। विमकटफिसेस और कनिष्क, इनकी भी मूर्तियां मथुरा से मिली हैं। मथुरा गुप्त काल में प्रसिद्ध स्थान रहा। हिंदू और बौद्ध प्रतिमाओं का यहाँ से निर्माण किया गया। और गुप्त काल के बाद क्या हुआ, इस नगर का गौरव धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। वेनसांग तो आया था, उसने देखा कि इस नगर बड़ा उजड़ा हुआ है। मुस्लिम आक्रमण से भी इस नगर को क्षति पहुंची, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लूटा गया। ठीक है, ये हिंदू श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर सार रूप में देखें तो मथुरा की बात करें तो ये कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। रामायण महाभारत के अनुसार, तो रामायण के अनुसार कहते हैं कि मधु नामक दैत्य ने इस नगर की स्थापना की थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो मुख्य बात है कि छठी जिसके साक्ष्य मिले, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के अंतर्गत आता था, और इसका शासक था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंतीपुत्र। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। मौर्य काल में यह कृष्ण उपासना का केंद्र था, जो मेगस्थनीज ने इसको मेथोरा कहा। और जैन साहित्य में भी इस नगर की समृद्धि का वर्णन पता चलता है। शुंगों के समय यह प्रसिद्ध नगर था। गार्गी संहिता में पता चलता है कि इसको यवनों ने जीता था। कुषाण काल में क्या हुआ, कला की एक मूर्ति कला शैली की एक स्वतंत्र शैली का यहाँ पे विकास होता है, जिसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई। इसमें मथुरा से विमखटफिसेस जो राजा था कुषाण काल का, और कनिष्क की मूर्तियां यहाँ से मिलती हैं। गुप्त काल तक ये प्रसिद्ध स्थान रहा। हिंदू और बौद्ध प्रतिमाओं का यहाँ से निर्माण होता रहा, लेकिन धीरे धीरे गुप्त काल के बाद इसका गौरव समाप्त हो गया। वेनसांग ने इस नगर को उजड़ा हुआ पाया। इसको ज्यादातर क्षति बाद में कहाँ से हुई? मुस्लिम आक्रमण से हुए, जिसमें धन के लिए मंदिरों को लूटा गया, उनको क्षति पहुंचाई गई। आगे जो नगर है उसके बारे में, स्थल है उसके बारे में पढ़ते हैं। लुम्बिनी। लुम्बिनी ही वह स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर जन्म होने के कारण जब सम्राट अशोक थे यहाँ पर गए थे और उन्होंने खोजा था पूरी चीज़ें, हो सकता है उस समय तक धीरे धीरे फिर से महत्व समाप्त होने लगा हो, ये चीज़ें फिर से याद खत्म होने लगी हूँ, तो उसकी वजह से सम्राट अशोक वहाँ गए थे और उसको खोजा था। खोज करके वहाँ पे एक स्तंभ निर्मित करवाया था, एक वहाँ के लोगों का कर कम किया था, 8वां भाग कर दिया था, एक दीवार को निर्मित कराया था, ये सारी चीज कराया था। ये कहाँ पे? लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, नेपाल की सीमा के पास एक रोमनदेई नामक गांव, वर्तमान में क्या है, नेपाल की सीमा में गोरखपुर जिले में रोमनदेई नामक ग्राम है। उसी की पहचान उस समय के लुम्बिनी से होती है। ये ग्राम बुद्ध काल का लुम्बिनी ही है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और जन्म स्थल होने के कारण ही ये जो दुनिया भर में बौद्ध रहते हैं उनकी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। सम्राट अशोक जो मौर्य थे, उन्होंने क्या किया था, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, और यहाँ पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनवाई थी, शिला स्तंभ यहाँ पे खड़ा किया था।
शिला स्तंभ पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है। एक मतलब एक स्तंभ बनवाया था, स्तंभ पर एक लेख उत्कीर्ण कराया, और लेख में क्या लिखा है प्राकृत भाषा में, हिंद बुधे जाते शाक्य मुनि थी। इसका मतलब है कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए, ऐसा। इस लेख से यह भी पता चलता है कि चूंकि बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था, इसलिए अशोक ने यहाँ के निवासियों को कर घटाकर 8वां भाग कर दिया था। जो चीनी यात्री व्हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, वो भी इसकी यात्रा की थी। उन्होंने यहाँ पे अशोक के स्तंभ की, साल वृक्ष की, स्तूप के दर्शन किए थे। स्तंभ के शीर्ष भाग पर पहले अश्व की मूर्ति थी, लेकिन अब नष्ट हो गई है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अश्व घोष ने भी बुद्ध चरित्र में लुम्बिनी का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है श्रावस्ती। ये प्रसिद्ध जो महाजनपद कोसल था उसकी राजधानी था श्रावस्ती। ये तत्कालीन समय में, यानी उस समय में बहुत ही समृद्धशाली नगर था। इस स्थान की पहचान की जाती है तो वर्तमान में जो हमारा गोंडा है, गोंडा जिले में जो सहेत महत स्थान है वही प्राचीन काल का श्रावस्ती है, जहाँ से नगर के प्राचीन, यानी नगर के प्राचीन खंडहर प्राप्त किए गए हैं। अभी जो श्रावस्ती बन गया है वो तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो प्राचीन काल का जो स्थान है वो गोंडा जिले के सहेत महत स्थान से बहुत सारे खंडहर प्राप्त हुए, वही प्राचीन काल का बुद्ध काल का श्रावस्ती है। श्रावस्ती कौन सी, अविरावती नदी के तट पर बसा हुआ था बुद्ध काल में। यहाँ के प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित थे, और बौद्ध साहित्य में इस नगर की समृद्धि और वैभव का अच्छे से वर्णन किया गया है। श्रावस्ती की गणना भारत के प्रमुख नगरों में की जाती है। यहाँ धर्नाढ्य ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण नहीं, उस समय जो बौद्ध ग्रंथ होते हैं उनमें ब्राह्मण नहीं बमन शब्द है। बमन मतलब होता है विद्वान शब्द। तो उस समय श्रावस्ती की गणना प्रमुख नगरों में की जाती है। उस समय बहुत ज्यादा विद्वान जो धनी लोग थे वो यहाँ रहते थे, जो युद्ध लड़ते थे, क्षत्रिय वैश्य यानी व्यापारी वर्ग वहां पे रहता था। इनकी बौद्ध धर्म में महती श्रद्धा थी। यहाँ पे 3 प्रसिद्ध विहार स्थित थे, एक जेतवन, एक पूर्वाराम, इसको पुब्बाराम भी कहीं कहीं नाम लिख के आता है, और मल्लिकाराम। यानी श्रावस्ती में 3 प्रसिद्ध विहार थे, एक जेतवन, पुब्बाराम या पूर्वाराम, मल्लिकाराम ये थे। जेतवन विहार सबसे प्रसिद्ध है। इसको जेतवन एक उद्यान भी था जिसको राजकुमार जेत ने लगवाया था, जेतवन विहार को राजकुमार जेत ने लगवाया था। फिर श्रावस्ती के एक श्रेष्ठी यानी सेठ जी कह सकते हैं, अनाथ पिंडक थे। उन्होंने जेतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर, यानी जेतवन को किसने, राजकुमार जेत ने लगवाया। फिर उसको श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडक ने खरीदा स्वर्ण मुद्राओं में, और उसको बौद्ध संघ को दान में दे दिया, और एक विहार भी यहाँ पे निर्मित कराया। बुद्ध, गौतम बुद्ध के लिए प्रिय निवास स्थल था, वो यहाँ पे रहते थे, ठहरते थे और यहाँ से प्रवचन देते थे। जब कौशल का पतन हो गया तो श्रावस्ती का भी धीरे धीरे गौरव समाप्त हो गया। गुप्त काल तक धीरे धीरे बहुत कुछ हद तक निर्जन हो चुका था। अभी भी कई चीजें हैं, जो पुराने शहर हैं, पुराने किले बने हुए, वहां कोई नहीं रहेगा तो धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाते हैं ना। तो गुप्त काल तक ये नगर बहुत हद तक निर्जन हो चुका था। फाहियान ने तो यहाँ बहुत कम ही नागरिक देखे, लेकिन 7वीं सदी में वहेनसांग जब यहाँ पे आए तो ये नगर उनके समय में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वर्तमान समय में सहेत महत में स्थित खंडहर प्राचीन नगर के वैभव का संदेश दे रहे हैं। अगर इसको सारांश में देखा जाए तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती कहाँ है, ये कौशल, प्राचीन काल में जो कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी थी। इसकी पहचान गोंडा जिले में सहेत महत स्थान है, वहां पे खंडहर पाए गए, उससे मिलता है। अविरावती नदी के तट पर यह बसा हुआ था। और अगर बात करें, यहाँ पे धनाढ़ बमन लोग यानी ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय वैश्य ये सारी चीज निवास करते थे। यहाँ पे 3 प्रसिद्ध विहार थे, जेतवन, पुब्बाराम और पूर्वाराम और मल्लिकाराम। जो जेतवन विहार था राजकुमार जेत ने बनाया था, और इसी जेतवन विहार को ही श्रेष्ठी अनाथ पिंडक जो उन्होंने खरीद लिया था स्वर्ण मुद्राओं में, और बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। यह बुद्ध का प्रिय निवास स्थल था। बुद्ध यहाँ ठहरते थे, प्रवचन देते थे। धीरे धीरे जब कौशल राज्य का पतन हो गया, महाजनपद का पतन हो गया, तो श्रावस्ती का भी गौरव समाप्त होने लगा, और गुप्त काल तक आते आते ये कुछ बहुत हद तक निर्जन हो चुका था। फाहियान ने तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो आए थे फाहियान, वो देखते हैं कि अब बहुत कम नागरिक है। 7वीं सदी तक आते आते तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आज भी इसके जो खंडहर है शहद महत में, इसके वैभव का संदेश दे रहे। अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल है वो श्रृंगवेरपुर आता है। ठीक है, जो इलाहाबाद में वर्तमान में जो सिंगरौर नामक स्थान है, उसी की पहचान श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। जो अनुश्रुतियों में तो बहुत सारी चीज कहा गया जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार जो श्रृंगी ऋषि थे उनका यहाँ पे आश्रम था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा है। और ये क्या था, सिंगरौर से पहचान की जाती है। रामायण के अनुसार, रामायण से ये पता चलता है कि वन जाते समय राम
एक रात के लिए यहाँ पे ठहरे थे। निषाद राज ने उनकी सेवा की थी। ये 10 मीटर की ऊंचाई वाला यहाँ से एक विशाल टीला मिला। अब इस टीले में है खेल जो भी है, उसमें तो वो तो सब अनुश्रुतियां हैं। ये श्रृंगवेरपुर में धरातल से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई वाला एक टीला है, यानी 30 फीट ऊंचा एक टीला है, और उसमें संस्कृतियां दबी होंगी, अगर खोजेंगे तो मिलेंगी। गंगा के किनारे किनारे 1 किलोमीटर तक गंगा के किनारे किनारे ये टीला है, और ये काफी बड़ा भाग नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। यहाँ पे बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य कराया गया और यहाँ से प्राप्त अवशेषों से नगर के प्राचीन वैभव पर प्रकाश पड़ता है। 77-78 के बीच में जब टीले का उत्खनन कार्य करवाकर यहाँ से महत्वपूर्ण संस्कृतियों का उद्घाटन करवाया गया। श्रृंगवेरपुर में जो ये टीला है, अब इसके उत्खनन से 7 संस्कृति, 1 2 3 नहीं 7 संस्कृतियों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से क्या पहली जो संस्कृति मिलती है, उसके गेरुए रंग के बर्तन का यूज करते हैं, यानी गैरिक मृदभांड परंपरा है। दूसरी संस्कृति जो है वो काले लाल मृदभांड यानी बर्तन बनाती थी। तीसरी संस्कृति जो है NB यानी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन बनाती। चौथी संस्कृति मौर्योत्तर काल की है। पांचवी संस्कृति गुप्त काल की है। बाद की संस्कृति जैसे गुप्तोत्तर गढ़वाल वंश की संस्कृतियों का भी पता चलता है। अगर सार रूप में कहें तो श्रृंगवेरपुर अनुश्रुतियों के अनुसार श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, इसी के नाम पर इसका श्रृंगवेरपुर नाम पड़ा। लेकिन ऐतिहासिक रूप में साक्ष्य के आधार पर देखें तो श्रृंगवेरपुर गंगा नदी के किनारे किनारे 1 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई वाला एक टीला है, और टीले की खुदाई किसने करवाया था? बीबी लाल ने करवाया था। और उत्खनन में यहाँ से 7 संस्कृतियों का महत्वपूर्ण संस्कृति का उद्घाटन किया गया, जिससे 7 संस्कृतियों का साक्ष्य का पता चलता है। जो पहली संस्कृति है वो गिरवी रंग के बर्तन का यूज करती थी। दूसरी संस्कृति काले लाल मृदभांड यूज करती थी, प्रयोग करती थी। तीसरी संस्कृति उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का यूज करती थी। चौथी संस्कृति मौर्योत्तर काल की है। पांचवी संस्कृति गुप्त काल की है। और बाद की संस्कृति जैसे पूर्वोत्तर काल गढ़वाल वंश यानी 13वीं 14वीं शती के साक्ष्य मिलते हैं। यानी अगर इसका उत्खनन किया जाए यहाँ का श्रृंगवेरपुर का, तो एक बड़ा इतिहास पता चलेगा, सारी संस्कृतियां पता चलेंगी। ये चीज है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है सारनाथ। सारनाथ वही स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 विद्वान व्यक्तियों को अपना ज्ञान दिया था। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर बाद में जब अशोक का शासन काल आया तो अशोक वहां की यात्रा पर गए, वहां पर एक स्तूप बनवाया और एक स्तंभ का निर्माण कराया। गुप्त काल के दौरान भी यहाँ पर स्तूप और स्तंभों का निर्माण कराया गया। और स्तंभ जो अशोक ने यहाँ पर स्तंभ बनाया वही अशोक चिन्ह देखा होगा कि शीर्ष स्तंभ है, यानी 4 शेर मतलब निर्मित है, जो भारत का राज्य चिन्ह आज है। तो कहाँ है, शुरू करते हैं। सारनाथ जो है वाराणसी के समीप स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 विद्वान व्यक्ति यानी बमनों को ब्राह्मणों को दिया था, जो उनके शिष्य बन गए थे। इसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ का एक अन्य नाम क्या मिलता है? ऋषिपत्तनम भी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध साहित्य में मिलता है। यहाँ का एक प्रसिद्ध श्रेष्ठी थे, यानी श्रेष्ठ जी जिसको कहते थे, नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था। अशोक थे, यहाँ की यात्रा की और यहाँ एक स्तूप और स्तंभ बनवाया। जो स्तंभ बनवाया वही सिंह शीर्ष स्तंभ कहा जाता है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। और जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ सटाए हुए बैठे हैं चारों दिशाओं में मुंह करके, और भारत का यही राज चिन्ह है। चीनी यात्री जब फाहयान और वेनसांग ने भी यहाँ का वर्णन किया है, बताया फाहयान जब पहले आए थे गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वो बताते हैं यहाँ 4 बड़े स्तूप और 5 विहार देखे। और जब वेनसांग आए तो और विकास हो चुका है, तो वो बताते हैं कि 30 बौद्ध विहार देखे उन्होंने और 1500 बौद्ध भिक्षु यहाँ पे निवेश करते थे। हिंदुओं के 100 मंदिर भी यहाँ पे स्थित थे। सारनाथ की खुदाई हुई। सारनाथ की खुदाई से अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, यानी गुप्त काल के दौरान भी एक स्तूप का निर्माण हुआ था जिसको धमेक स्तूप कहते हैं। अशोक ने भी एक स्तूप का निर्माण किया था। इसी समय बुद्ध की एक प्रतिमा भी मिलती है। इस जो प्रतिमा है उस पर विदेशी प्रभाव ना के बराबर है, कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। प्राचीन शिव मंदिर, जैन मंदिर भी यहाँ स्थित है। प्राचीन शिव मंदिर अगर सार रूप में कहें तो सारनाथ जो है वाराणसी के समीप स्थित है। महात्मा बुद्ध ने पहली बार यहाँ पे उपदेश दिया था, और इसको अन्य नाम बौद्ध साहित्य में श्री पत्तनम कहा जाता है। और यहाँ श्रेष्ठी, काशी के एक प्रसिद्ध श्रेष्ठी थे नंदी, उन्होंने बुद्ध के लिए विहार बनवाया था। और इसी स्थान पर अशोक ने इसी स्थान की यात्रा की, यहाँ एक स्तूप बनवाया और स्तंभ बनवाए थे। जो स्तंभ बनवाया था वही सिंह शीर्ष यानी 4 शेरों वाला है। चीनी यात्री फाहयान
और ह्वेन ने यहाँ की यात्रा की। जो फाहियान ने जब बहुत पहले आया तो 4 बड़े स्तूप और 5 विहार देखे। ह्वेन ने 30 बौद्ध विहार देखे। 1500 बौद्ध भिक्षु यहाँ पे निवास करते थे। सारनाथ की जब खुदाई हुई तो यहाँ पे अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। धर्मिक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ये पता चलता है। यानी अशोक ने भी यहाँ स्तूप बनवाए, गुप्त काल में भी यहाँ पे स्तूप बने। बुद्ध की यहाँ पे प्रतिभा मिली जो विदेशी प्रभाव इस पर नहीं पड़ा है। कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। अब आ गया हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर के बारे में पता करते हैं। तो ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध नगर माना जाता है। मेरठ जिले में स्थित है और महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी हुआ करता था। और महाभारत कैसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद इस नगर का गौरव पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह गंगा नदी में विलीन हो गया था। विष्णु पुराण से क्या पता चलता है कि हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाहित हो जाने के बाद हस्तिनापुर पूरा गंगा में बह गया है, ऐसा बताया गया है। फिर इसकी राजधानी कौशाम्बी में स्थापित कर दी गई थी। हस्तिनापुर को पूरा तात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय बीबी लाल को जाता है, जो यहाँ पे हस्तिक खनन कार्य करवाया था 50 से 52 के बीच में, 1950 से 52 के बीच में। अब ये चीज तो नहीं मिली, ये जो बताया जा रहा है महाभारत के युद्ध में, लेकिन हाँ ये भी हमको लिखना रहता है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले, जिसमें से पहली जो संस्कृति थी वो गिरवी रंग के बर्तनों का यूज करती थी। फिर चित्रित धूसर बर्तन का यूज करते थे। फिर काले बर्तन का यूज करते थे चमकीले। फिर पॉलिशदार बर्तन का यूज करते थे। 5वीं संस्कृति मध्यकालीन, यानी मध्यकाल तक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यानी ये जो कह रहे हैं, मतलब बात आई है कि गंगा नदी में प्रवाहित हो गया था। तो ये थोड़ा सा अनुश्रुतियां दिखाई देती है कि अनुश्रुतियां हैं, यानी सुनी सुनाई बातें हैं, या कहें हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा आया है। लेकिन अगर कहा गया है कि 5वीं संस्कृति जो मध्यकाल, यानी मध्यकाल की भी संस्कृति यहाँ से मिलती है। मध्यकाल में भी यहाँ पे लोग रहते थे, ऐसा आता है। सभी संस्कृतियों से संबंधित मिट्टी के बर्तन, यानी इस समय, यानी मध्यकाल में भी जो लोग रहते थे उनके मिट्टी के बर्तन यहाँ की खुदाई से प्राप्त होते हैं। गैरिक संस्कृति के काल भवन निर्माण के साक्ष्य नहीं मिले, यानी उस समय लोग कहाँ भवन बनाते होंगे। हस्तिनापुर के पतन हस्तिनापुर के उत्तर एनबीपी, यानी उत्तरी काले जो पालिशकृत संस्कृत के स्तर से कई प्रकार के मध्यभांड मिले हैं। लाल रंग के हैं, कहीं कहीं पर काले रंग की भी चित्रकारी की गई। पक्की भवन का निर्माण पक्की ईंटों के लिए किया गया है। ये बहुत उन्नत संस्कृति है, बाद की संस्कृति है। तो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाएगा, बर्तन बनाए जाएंगे, उनमें चित्रकारी की जाएगी। साथ ही साथ शुंग काल से गुप्त काल तक की मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा, यानी शुंग काल गुप्त काल सारी मतलब इससे मिले हैं, और ये उसमें नहीं हुआ था। इसको अगर हम सार रूप में देखें तो हस्तिनापुर जो है वो महाभारत काल का एक प्रसिद्ध नगर माना जाता है, जो मेरठ में स्थित है। यानी हमारी अनुश्रुतियों के हिसाब से, ये महाभारत के हिसाब से, जो महाभारत युद्ध के बाद में इस नगर का गौरव समाप्त हो गया था। और ये ऐसा माना जाता है, मतलब कहा जाता है, हमारे पुराणों में वर्णित है, लिखा है कि गंगा नदी में विलीन हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर विलीन हो गया था। और बाद में इसके राजा जो थे निचस्सु, यानी जब ये शहर दब गया, विलीन होगा गंगा नदी में, तो राजा कौशाम्बी चले गए थे यहाँ से, मतलब स्थानांतरित कर गए थे, पलायन कर गए थे। अब आई पुरातात्विक साक्ष्य की बात। तो पुरातात्विक हस्तिनापुर को पुरातात्विक मानचित्र पर रखने का श्रेय बीबी लाल को जाता है। और इन्होंने क्या किया था, 50 से 52 के बीच में जब यहाँ उत्खनन कार्य करवाया तो यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष प्रकाश में आया। जो संस्कृति गेरुए रंग के बर्तन, चित्रित धूसर प्रकार के बर्तन, काले चमकीले बर्तन, उत्तरी एनबीपी पॉलिशकृत बर्तन का यूज करती थी। 5वीं संस्कृति मध्यकाल, यानी मध्यकाल तक यहाँ पे लोग रहते थे, वह नहीं थे। सभी संस्कृतियों से संबंधित मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं, यानी जो बर्तन यूज करते थे खुदाई से प्राप्त हुए हैं। गैरिक संस्कृति से संबंधित, जो गेरुआ रंग का जब संस्कृति थी तब भवन निर्माण नहीं होता था, हो सकता है कच्ची मिट्टी के बनते हो उस समय। हस्तिनापुर के उत्तरी एनबीपी संस्कृति के स्तर से कई प्रकार के मृदभांड मिले। ये संस्कृति उच्च स्तर की संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि पॉलिशकृत बर्तन का यूज कर रही। लाल रंग के बर्तन मिले हैं, पॉलिशकृत बर्तन मिले हैं, कहीं पर बर्तनों में चित्रकारी भी की गई है। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। शुंग काल से गुप्त काल तक मिट्टी तथा पत्थर की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी, ऐसे सॉरी, संकिसा, ये संकास से, ये जो अंतिम हम पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब पढ़ चुके हैं। अंतिम को है स्थल संकिसा, ये एटा जिले में, और कहीं कहीं तो हो सकता है कुछ जो स्थल हैं, कुछ जो इसके साक्ष्य हैं, कुछ जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो एटा जिले में और फर्रुखाबाद जो कि पास पास में वहां से मिलते हैं। बसंतपुर संकिसा
यानी एटा जिले में या फर्रुखाबाद जिले में संकिसा और बसंतपुर नामक स्थान प्राचीन समय में क्या था, संकिसा के नाम से प्रसिद्ध था। ये पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। बुद्ध के समय में इसका महत्व काफी बढ़ गया था। बुद्ध काल में पाली कथाओं में के अनुसार ये माना जाता है कि बुद्ध यहाँ स्वर्ग से उतरे थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये पाली जो कथाएं थी वो लोगों को शिक्षित करने के लिए होती थी, जागरूक करने के लिए, तो कहानियां गढ़ी जाती थी। तो इसीलिए पाली कथाएं कुछ बताई गई हैं, तो उनमें ये बताया गया है कि यह स्वर्ग से बुद्ध उतरे थे। बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसको माना गया है। संकिसा संकिसा में कई स्तूप और विहार निर्मित थे। कई स्तूप और विहार। फायान इस नगर का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं कि यहाँ फायान, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, बहुत पहले आए थे। वहां कहते हैं 600 से 700 बौद्ध भिक्षु यहाँ पे निवास करते थे। भीमसांग जब बाद में आए तो भीमसांग कहते हैं कि अशोक द्वारा बनवाया गया जो 70 फुट ऊंचा स्तंभ था वो मौजूद था। इस स्थल को तीर्थंकर विमलनाथ, जो जैन धर्म के थे ना, जैन धर्म में इस स्थल को तीर्थंकर विमलनाथ की ज्ञान प्राप्ति का स्थल भी माना जाता है। अब कनिंघम की बात करें, जो अंग्रेजों के समय थे, उन्होंने अपनी एक कृति है, बुक लिखी है। कनिंघम ने देश के इतिहास को लाने के लिए जितना काम किया उतना किसी ने भी नहीं किया। बहुत, अभी भी बहुत कम हुआ है, लेकिन इन्होंने किया। तो कनिंघम ने अपनी कृति द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में संकिसा का विस्तार से वर्णन किया है, और महाभारत काल में भी इसका वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की जाती है, यानी प्रमुख नगर था। यह नगर निश्चय ही काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि इस नगर की भित्ति यानी दीवार के अवशेष, ये नगर दीवार से घिरा हुआ था, और इसके आज भी लगभग 4 मील की परिधि में फैले हुए हैं। अगर सार रूप में समझें तो संकिसा एटा जिले में, या फिर कहीं कहीं तो इसके साथ हमें फर्रुखाबाद जिले में मिलते हैं। बसंतपुर नामक स्थान से इसकी पहचान होती है। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। बुद्ध के समय में इसका प्रभाव काफी बढ़ गया था। कथाओं में, कथा कहानियों में ये बताया गया है कि यहीं स्वर्ग से उतरे थे, और यहाँ कई स्तूप और विहार निर्मित थे। फाहियान कहते हैं कि 600 से 700 बौद्ध भिक्षु यहाँ पे निवास करते थे। भीमसंग जब आए तो उन्होंने कहा अशोक द्वारा बनवाए गए 70 फुट ऊंचा उन्होंने स्तंभ देखा था। और जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर विमलनाथ थे, उनकी भी ज्ञान प्राप्ति का स्थल संकिसा ही थी। कनिंघम ने भी द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनकी कृति है, उसमें संकिसा का विस्तार से वर्णन किया। संकिसा का विस्तार बौद्ध ग्रंथों, संकिसा का उल्लेख महाभारत में भी किया गया। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख, यानी 20 प्रमुख नगरों में इसकी गणना की जाती है। निश्चय ही काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि इसकी नगर भित्ति यानी जो दीवार के अवशेष आज भी करीब करीब 4 मील की परिधि में फैले हुए हैं।